डी आएगा। ओके, तो क्या आना चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर? डी, है ना? तो सीधा सा हिसाब है कि आप इसमें धीरे धीरे सैंड को पोर कर रहे हैं। तो पहले ये जो खाली था स्फीयर, जब खाली था तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे रहा होगा। फिर जैसे जैसे आप सैंड को पोर करेंगे, नीचे मास ज्यादा होता चला जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे आएगा। फिर जैसे जैसे आप सैंड को भरते चले जाएंगे, पूरी भर जाएगी, तो फिर से सेंटर पे आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे आ गई कि फर्स्ट फॉल देन राइज टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इस पे ना एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि एक ऐसा ही सिस्टम आपको दे रखा है, यही बिल्कुल एक ऐसा स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर पूरी सैंड भरी हुई है अभी ऑलरेडी, या वाटर भरा हुआ है, आप मान लीजिए सैंड या वाटर कुछ भी। और इसमें आपने एक नीचे छोटा सा होल कर दिया, इससे ये लीक हो रहा है लगातार। ठीक है, बोला गया कि इसकी अगर लेंथ एल है और रेडियस आर है ऐसा, और ये स्विंग कर रहा है, लगातार स्विंग कर रहा है, तो पूछा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। और क्वेश्चन वो ऑप्शंस ऐसे थे कि टाइम पीरियड सेम रहेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, या ऐसे क्वेश्चंस आपसे, ऐसे आंसर आपसे मतलब ऑप्शंस पूछे गए थे। तो आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर होना चाहिए? सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड सेम रहेगा हमेशा, पक्का? यस सर। क्यों ऐसा? यस। तेरी आवाज सही सर नहीं आ रही टाइम है। पीरियड बढ़ता जाएगा। डिपेंड नहीं करता। बाई जी आता है ना, एगो जी तो हम्म, कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है उधर ही, लेकिन तू बिल्कुल गलत है यहाँ पे। एल जो देखा जाता है वो क्या होता है? वो एल होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज पॉइंट। समझे आप? तो डिस्टेंस होगी यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास तक की, इसे बोला जाता है एल, जो फॉर्मूला में आता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। क्लियर है? इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये एल इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज। तो फिर से क्वेश्चन अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और सेंटर ऑफ मास पहले था सेंटर पे जब ये पूरा भरा हुआ था। जैसे जैसे ये खाली होता जाएगा, वैसे वैसे ऊपर का मास तो खत्म हो गया, नीचे अभी भी मास है, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर अचानक से जब ये पूरा खाली हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास अचानक से फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा खाली हो चुका है, बचा सिर्फ ये, इसका सेंटर ऑफ मास था ये। तो हुआ क्या, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फिर धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हुआ, मतलब एल इंक्रीज हुआ। एल इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ। देन अचानक से जब ये पूरा खाली हो गया, तब फिर से सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे आ गया, फिर से प्रीवियस पोजीशन पे बात आ गई। तो टाइम पीरियड का क्या हुआ, टाइम पीरियड जो पहले था वहां से इंक्रीज हुआ, देन सडन चेंज टू द इनिशियल वैल्यू। ये इसका आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस यस सर। सर। गुड, चलिए यस सर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और देखो क्या कहना चाह रहे हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यूब
क्या बोला है? क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। तो पहले तो आपको ये ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा कि ये कितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, कितना हो पाएगा, कैसे इसको सोचोगे आप? मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कब होगा? सर उसकी जो डायमीटर है वो उस क्यूब की बॉडी डायगोनल बन जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही। जब इस स्फीयर का जो डायामीटर है वो इस क्यूब का बॉडी डायगोनल बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। बॉडी डायगोनल है ये, सरफेस डायगोनल नहीं है, बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो यहाँ अपना आ जाएगा 2r। मान लो क्यूब की साइड a है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से a आ गया 2r/√3। तो ये तो आ गई आपके पास साइड। ओके, अब आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले चाहिए मास ऑफ द क्यूब। मास ऑफ द क्यूब कहाँ से मिलेगा? तो पूरे का मास पता है तो डेंसिटी पता चल जाएगी, वहां से मास ऑफ द क्यूब पता चलेगा। सो मास ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। डेंसिटी लिख सकते हो m बाई, क्योंकि स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब, सॉलिड स्फीयर है, इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ए क्यूब की जगह मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ यहाँ से। ए की वैल्यू इज 2r/√3 का क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब कैंसिल हो गए, ऊपर 8 आया, 4 कैंसिल हो गया, इधर से 3 और एक 3 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास ऊपर m। यहाँ से आपके पास आएगा नीचे 2 पाई और एक आएगा √3। तो m/2√3 पाई, ये आपका आएगा मास। सही है क्या? कैलकुलेशन एक बार चेक करना, सही लिखा है क्या मैंने? कैलकुलेशन सही है क्या? यस। ठीक है, ओके। तो मास आ गया। अब अपने को मास पता चल गया, क्यूब की साइड भी पता चल गई। अब अपन लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब। कितना होता है ये? ma²/6। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बाई गुड भी आएगा ना? क्या आएगा? सर 2m/√3 है। बाई गुड भी पाएगा। अच्छा 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा, ठीक कह रहे। 2m/√3 पाई, ये ठीक है ना अभी? तो यस। अभी आएगा, ठीक है। तो मास आ गया, ये पता है आपको। अब आप क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, 2m/√3 पाई, दिस इज मास, इनटू a², तो 2r/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये जाएगा 8 बाय, इधर से आया 3√3 इंटू 6, इधर से आया mr² और इधर से आया पाई। सॉल्व करेंगे तो 4/9√3, नहीं 9 नहीं, 2 से गया 3, हाँ ठीक है। तो 9√3 पाई mr²। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या 4/9√3 पाई? हाँ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? कैसे किया, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो यस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक मिनट दीजिएगा, कुछ गड़बड़ है।
स्क्रीन विजिबल है ना फिर से? यस सर। तो बताइए भैया, क्या इसका आंसर आना चाहिए? ए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं। √2 GH, पक्की बात है? सर डी ऑप्शन 10/7। 10/7, ओके चेक करते हैं। और कोई? हाँ भाई, ए ऑप्शन वाले लोग, कैसे हुआ? सर काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल mgh को इक्वल कर दी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी ली? ½ mv²। हाँ और ½ I⍵² कहाँ जाएगा? भैया सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है। रोल करने में दो काइनेटिक एनर्जीज आती हैं, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी, दोनों लेनी पड़ेंगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है, बात ठीक है, लेकिन ½ mv² प्लस ½ I⍵² इज इक्वल टू mgh, ये इसका आंसर आएगा। तो ओमेगा को अपन ले सकते हैं, क्योंकि रोलिंग है, v इक्वल टू ω/r होता है, तो यहाँ से आप इसको ओमेगा को लिख लीजिए v/r, उसको पुट कर लेंगे। ½ mv² प्लस हाफ I for a solid sphere 2/5 mr², ओमेगा v/r का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। अब सॉल्व करो इसे, तो mv² कॉमन आ गए, यहाँ से आपके पास आया हाफ, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल आया 1/5 mv² इज इक्वल टू mgh। तो v m और m कैंसिल, अपने को चाहिए v, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इधर एक बार। एलसीएम आया 10, 7, v² इज इक्वल टू gh। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा फाइनली 10/7। श्रेय बिल्कुल ठीक है, तो 10/7 gh, ये आपका आंसर आ जाएगा। गलती समझ में आ गई? यस सर। छोटी छोटी गलतियां हैं भैया, बहुत ध्यान रखो इनका। ओके नेक्स्ट। क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आ रहा है भैया, बोलो जल्दी।
अच्छा कैसे करेंगे ये बताओ। हम्म, कैसे करना चाहिए तो बताओ। conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिक्स पॉइंट के अबाउट, ओके, उससे हो गया। चलो देखते हैं कैसे करें। यहाँ पे है आपके पास एक लूप, ठीक है। इस लूप के पास क्या है, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी है उसके पास ओमेगा नॉट, मास इसका आर है, रेडियस आर है, ठीक है। अब बोला गया प्लेस ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे आपने इसको प्लेस कर दिया। रफ है, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो ये रोलिंग में आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे घूम रहा है, जैसे मान लीजिए अभी ये इस तरफ, ये वाला पॉइंट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे इस तरफ लगेगा, और जैसे फोर्स लगना शुरू होगा ये आगे की तरफ चलना शुरू होगा, चलना शुरू होगा तो एक टाइम बाद ये रोलिंग मोशन में आ जाएगा। तो यही पूछा गया है कि जब ये स्लिप करना बंद कर दे, सीजेस टू स्लिप, जब स्लिप करना बंद कर दे मतलब प्योर रोलिंग में ये आ गया है, इस टाइम पे प्योर रोलिंग में आ चुका है। तो प्योर रोलिंग के केस में अब ये v है और किसी ओमेगा से घूम रहा होगा, इस टाइम पे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर v बताना है आपको। तो क्या करना चाहिए, अपने को करना चाहिए इस बार इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। इस पॉइंट के अबाउट क्यों कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसी पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अपने को नेट टॉर्क जीरो चाहिए होता है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूं तो जीरो है, क्योंकि अगर उसी पॉइंट से फोर्स पास होता है तो टॉर्क जीरो हो जाता है। मतलब मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो है। एमजी भी यहीं से पास होगा, नॉर्मल भी यहीं से पास होगा, फ्रिक्शन भी यहीं लग रहा है, कोई टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट नहीं आएगा। तो अपन यहाँ से करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये पॉइंट बोल देता हूँ मैं, ओ पॉइंट। तो पहले मैं कंजर्वेशन क्या लिखूंगा, आई ओमेगा नॉट, ये पहले का मोमेंटम है। सेकंड में क्या लिखूंगा, सेकंड में इस बार इसके पास दो मोमेंटम्स हैं, एक तो आई ओमेगा से ये घूम रहा है, दूसरा ये एम वी आर से आगे भी बढ़ रहा है, मतलब एम वी इसका मोमेंटम है और इंटू आर एंगुलर मोमेंटम अपने को ये मिलेगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ये अगेन ओमेगा आर के बराबर है, v इज ओमेगा आर फॉर प्योर रोलिंग, तो यहाँ से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक लूप है, लूप के लिए होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस, यहाँ से भी देखो तो एम आर स्क्वायर ओमेगा ही बन रहा है, तो बेसिकली बन गया आपके पास ओमेगा नॉट इक्वल टू टू ओमेगा, यहाँ से ओमेगा आपके पास आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई टू, या वेलोसिटी मिल जाएगी आर ओमेगा, मतलब आर ओमेगा नॉट बाई टू के बराबर। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, वेलोसिटी इज आर ओमेगा नॉट बाई टू, दिस इज योर आंसर। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट करना है जो फिक्स्ड हो, या जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा हो। तो यहाँ पे वो पॉइंट था ये वाला, ये पॉइंट पहचानने पड़ेंगे आपको। उसके बाद मोमेंटम लेते लिखते समय भी क्या ध्यान रखना है, यहाँ ये सिर्फ रोटेट कर रहा था, यहाँ ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों की वजह से लिखा जाएगा। क्या ये क्लियर है, यस नो? Yes, sir. श्योर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कुछ करें? यस सर। ठीक है, 2 ट्राई मिनट। करो, ट्राई करो। क्या इसको पूरा मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हो या ऐसे ही देख रहे हो? मैथमेटिकल से। ओके, तो मैथमेटिकल के अलावा भी देखा जा सकता है। मैथमेटिकल कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ग्राफ वाले क्वेश्चन ना सबसे अच्छा तरीका होता है एलिमिनेशन। सर बी। बी नहीं, कांस्टेंट नहीं हो सकता ये। देखो भैया, बोला है कि n कैन बी 0 एंड एनी पॉजिटिव नंबर। पहली बात तो क्वेश्चन देख लो, एक थिन रॉड है, लेंथ l है, x एक्सिस पे रखी हुई है 0 से l तक। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि एक रॉड यहाँ से यहाँ तक रखी हुई है ऐसी 0 से l तक। लीनियर डेंसिटी जो इसकी है वो वेरी कर रही है इस तरीके से। तो जो लैम्डा है वो कैन बी गिवन एज x by l होल पावर n, और n जो है वो 0 से एनी पॉजिटिव नंबर, तो n कैन बी 0 और आगे कुछ भी हो सकता है 0 से एनी पॉजिटिव नंबर। If the position xcm of the center of mass of the rod is plotted against n, n के साथ प्लॉट करना है अपने को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ इसमें सही बनेगा? अब क्योंकि पहली वैल्यू 0 है और अपने को ग्राफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट इसमें 0 डालता हूँ। जैसे 0 डालूंगा वो पूरा टर्म हो जाएगा 1, मुझे मिला लैम्डा इक्वल टू k। जैसे लैम्डा k मिला, एंड k इज अ कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे k कांस्टेंट है तो हम ये मान सकते हैं कि लैम्डा कांस्टेंट हो गया। और अगर ये लीनियर आपकी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि एक रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास शुड बी एट द सेंटर, बिल्कुल ठीक बीच में होना चाहिए, ज्योग्राफिकल सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक बात हो गई कि जो ग्राफ शुरू होना चाहिए n इक्वल टू 0 पे, वो शुरू होना चाहिए l/2 से, क्योंकि n इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास इज एट l/2। तो ये हो गया एलिमिनेट, क्योंकि ये l से शुरू कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे जैसे n बढ़ाओगे, n इज अ पॉजिटिव नंबर, n इंक्रीज होगा, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ना, तो एक बात समझ में आती है कि लैम्डा इज इक्वल टू k x by l पावर n, और n को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जैसे जैसे n इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इस लैम्डा की टर्म के हिसाब से चेंजेस आने चाहिए। देखो अपने को एक फॉर्मूला पता है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या फॉर्मूला था, x tm बाय इंटीग्रल dm, दिस वाज द फॉर्मूला। ओके, और dm यहाँ पे आप लिख सकते हो किसी एक छोटे से का लैम्डा इंटू dx। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इंटीग्रल x लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा की जगह मैं पुट करता हूँ यहाँ पे k x by l होल पावर n इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल k x by l होल पावर n इंटू dx। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये x की पावर ऑलरेडी n+1 बन रही है, ऊपर x की पावर n+1 बन रहा है, k
x की पावर n+1 dx, और नीचे भी इंटीग्रल k x की पावर n, k से k हटा दो, l पावर n भी हट गए, तो आपके पास ये बेसिक फंक्शन बन रहा है अब, समझे, x के पावर n+1 बाई x के पावर n। तो हमें एक बात तो समझ में आती है भैया कि आप जब भी करेंगे जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैसे वैसे x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो मतलब ग्राफ डिक्रीज वाला या कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये जब दो ग्राफ एलिमिनेट हो चुके हैं तो अब बचता है एक ये वाला और एक ये वाला। देख के ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली ये वेरी कर रहा है। इसमें ऐसा है कि पहले बहुत कम वेरी कर रहा है, बीच में अचानक कुछ हुआ कि एकदम स्लोप बढ़ गया, फिर से ऐसा हो गया। ऐसा अपने को इस इक्वेशन में कुछ दिख नहीं रहा कि ये बीच में अचानक से इंक्रीज हो जाए और फिर पहले कम था बाद में ये ऐसा, ऐसा कहीं भी अपने को इस इक्वेशन देख के नहीं लग रहा। एन की वैल्यू यूनिफॉर्मली इसको चेंजेस करेंगी, तो जब यूनिफॉर्म चेंजेस करेंगे तो यही आपका एक आंसर बनना चाहिए यहाँ से। और फिर आप चाहें तो इसको आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो आगे, लिमिट 0 से l डालो और इसको सॉल्व करो, तब भी आप पाएंगे कि ऐसा ही एक ग्राफ बनेगा। तो मेरे हिसाब से इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ एलिमिनेट करना। 4 ग्राफ है, एलिमिनेट करते जाओ कंडीशंस के हिसाब से। जैसे फर्स्ट 2 एलिमिनेट अपन ने कर लिया आसानी से। पहली बात तो ये कि x/2 l/2 से शुरू होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएशन आ रहा है इसमें। तीसरी बात, इक्वेशन ऐसी दिख रही है कि अचानक बीच में कोई ऐसा सेगमेंट आवे जिसमें बहुत सारा चेंज हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा है सिर्फ ये वाला। तो आपका आंसर होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? Yes. Yes, sir. नाइस। नेक्स्ट। आसान क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? Sir, conservation of angular momentum. हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करो, और उसके बाद नया ओमेगा आ जाएगा, नया ओमेगा निकाल के फिर फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ नया आई भी लिखना पड़ेगा, तो फिर एनर्जी का लॉस देख लो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। करो, ट्राई करो। याशवी, यस सर। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ सर। ठीक है। हेत, मिस्टर हेत भानुशाली, यस सर। हो रहे हैं क्वेश्चन नहीं हो रहे? हो रहा है सर। तो इसका आंसर तो देगा ना फिर। बोल भाई, आंसर देगा ना इसका? यस सर। चल वेट कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, नया ओमेगा कितना आ गया? m/m+2m I square. हाँ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इज m ओमेगा बाय m+2m। ओके, तो पहली बात अगर देखें कि रिंग है, मास m है, रेडियस r है। ओके, एक रिंग है, मास m, रेडियस r, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m आर नाउ जेंटली प्लेस्ड। तो अब इस पे अपने ये रख दिए यहाँ पे। तो भी कुछ और ओमेगा से पहले मान लीजिए, अब ओमेगा 1 हो गया ये।
तो पहले इसका आई था एम आर स्क्वायर, अब इसका जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर तो रिंग का प्लस 2mr² इन दोनों पार्टिकल्स का। हम इस एक्सेस के अबाउट लेंगे। एक पॉइंट मास का होता है mr², तो ये हो गया 2 पॉइंट मास इसका 2mr²। चलिए, यहाँ ओमेगा था, यहाँ ओमेगा 1 है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। आई ओमेगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 mr²। अच्छा, आप लोगों की मीटिंग जब खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा उसको। 40 मिनट्स का टाइम है, अपन 1 घंटे तक आज पढ़ेंगे। चल, mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I1 mr² प्लस 2mr² इंटू ओमेगा 1। तो यहाँ से ओमेगा 1 आ गया, r² सारे कैंसिल हो गए, m ओमेगा बाई m प्लस 2m, ये आ गया ओमेगा 1। अब अपने को चाहिए चेंज इन एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल गिव यू द लॉस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1²। तो हाफ कॉमन ले लो, I इनिशियल I था mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस I1 को अपन लिख सकते हैं m प्लस 2m इंटू r² इंटू ओमेगा 1²। सो m ओमेगा बाई m प्लस 2m। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ सर, का होल स्क्वायर। ऐसा पूरा सिस्टम है। सॉल्व करेंगे तो हाफ बाहर ही रहने दो, mr² ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये r² को बाहर ही लिख लेते हैं। चलिए, r² आ जाएगा बाहर, ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा बाहर। इधर से आएगा m माइनस, यहाँ से आ रहा है m प्लस 2m और यहाँ से आ रहा है m बाई m प्लस 2m का होल स्क्वायर। कुछ गलती है क्या या ठीक है? ठीक है, आई गेस। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर r² बाई 2, इधर से आया m माइनस m² बाई m प्लस 2m। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, m² कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा 2mm बाई, तो 2 से 2 भी कैंसिल। फाइनल आंसर इज mm बाई mm ओमेगा स्क्वायर r² बाई m प्लस 2m। ये आपका आंसर आना चाहिए। देख लो ऑप्शन है क्या ऐसा कोई? हाँ, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या एक क्लियर है? आई गेस इसमें कोई खास बात थी नहीं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही थी बस यहाँ पे थोड़ी सी। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नाइस। ओके, नेक्स्ट टॉपलिंग का क्वेश्चन है। कब टॉपल करेगा ये? सर सी। मास पे डिपेंड नहीं करेगा? हाँ क्यों ऐसा? सर, सर क्योंकि मतलब मास और नॉर्म, सर मेरे वैसा था मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ठीक है, आंसर तो तेरा ठीक है। और बहुत आसान सी बात भी है इसमें। भाई ऐसा हिसाब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अरे भाई सीधा बन जा, तो आप अगर यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से अपन देख सकते हैं कि मान लो जो डिस्टेंस है h जिस पे आपने फोर्स लगाया, तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और सारा नॉर्मल इस पे यहाँ पे लगने लगता है। ठीक है, दिस नॉर्मल दिस शुड बी इक्वल टू mg। तो ये नॉर्मल का टॉर्क इस टॉर्क को बैलेंस करके रखता है अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है तो कंडीशन आप सीधा सीधा देख सकते हैं यहाँ से कि अगर स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक के रखेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा, फ्रिक्शन इज म्यू mg। अगर स्लाइडिंग नहीं है मतलब फ्रिक्शन रोक के रखा है, अगर टॉपलिंग नहीं है मतलब स्लाइडिंग हो सकती है।
तो बस सीधा से हिसाब है कि अगर पहले स्लाइडिंग हो रही है, फर्स्ट स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग कब हो सकता है? जब ये जो फोर्स है एफ जो आप बाहर से लगा रहे हो वो जो है वो फ्रिक्शन से बड़ा हो जाए, म्यू एम जी से बड़ा हो जाए, ऐसा है। अच्छा, एफ आप कैसे निकाल सकते हो? टॉपलिंग से निकाल सकते हो, टॉर्क बैलेंस करके। तो एफ इंटू एच इज इक्वल टू एन इंटू, मतलब नॉर्मल इंटू ये जो भी लेंथ है, मान लीजिए ए लेंथ है, इंटू ए। तो बेसिकली यहाँ से एफ आपको मिल गया एन इज एम जी इंटू ए बाई एच। तो यहाँ आपको मिल जाएगा एम जी इंटू ए बाई एच इज मोर देन म्यू एम जी। एम एम कैंसिल हो गए। तो इस पूरी कंडीशन में कहीं मास का कोई रोल नहीं आता। जो भी रोल आता है वो उसके डायमेंशंस का आता है, कि कितनी हाइट है, कितना इसका बेस है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, ये सारी चीजें इसमें अपन देखते हैं। तो मास का कोई रोल नहीं है। आपसे यही पूछा गया था कि किससे इंडिपेंडेंट होगा, तो मास से ये इंडिपेंडेंट होता है। टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट याद है ना? क्या करते थे कि टॉपलिंग मतलब ये सारा का सारा लोड एक तरफ आ जाए, ऐसा, ये ऐसा झुक जाए, इसको बोलेंगे अपन टॉपलिंग, इस तरीके से। तो सारा नॉर्मल अब यहाँ लगने लगता है। जैसे नॉर्मल पूरा यहाँ आ जाता है तो अपन टॉर्क भी अब इसके हिसाब से लेते हैं, ये डिस्टेंस का टॉर्क लेंगे।